हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे जो कि वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हम रोटेशनल मोशन से को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ लेते हैं जो कि रोटेशनल मोशन में इंपॉर्टेंट है समझना। जैसा आप लीनियर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर मोशन में आप वेरियस कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, वेरियस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। वैसे ही जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो कुछ क्वांटिटीज़ को हम जो कि लीनियर मोशन में हम ले रहे थे उनको हमें रोटेशनल मोशन में उन क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा सर्टेन चेंजेस के साथ हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम लीनियर मोशन में किसी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसे हम डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच की दूरी हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसी चीज़ को हम रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ समझते हैं, एंगल में चेंज के साथ समझते हैं, दैट इज नोन एज थीटा। तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा क्या है, लीनियर टर्म है, वहीं पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा रोटेशनल टर्म है। तो रोटेशन में जो लीनियर में डिस्प्लेसमेंट जिस चीज़ को हम रेफर करते हैं वही चीज़ रोटेशनल मोशन में हमको कौन बताता है, दैट इज थीटा बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है। ऑन अ सिमिलर बेसिस हम अगर देखें वेलोसिटी अपने आप में एक लीनियर वेलोसिटी, जनरली हम लीनियर वेलोसिटी इसको बोलते हैं। जब हम रोटेशन में आ जाते हैं तो जो चीज़ वेलोसिटी डिनोट करती है एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में वही चीज़ हमको एंगुलर वेलोसिटी बताती है, दैट इज नोन एज ओमेगा। और इसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ध्यान देना, एंगुलर वेलोसिटी को ही हम फिजिक्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी से भी डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में हम ए से डिनोट करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। वहीं पर जब हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो वहां पर इस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से, एंड दैट इज अल्फा। फोर्थ वन इज दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम आप लीनियर मोमेंटम अगर बात करते हैं तो वहां पर मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हैं लीनियर मोशन में, लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम में यही जो मोमेंटम है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। जो वैल्यू हमारी मोमेंटम हमको बताता है लीनियर मोशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए वो हमको एंगुलर मोशन एल बताता है, एंगुलर मोमेंटम एल बताता है। फिर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, लीनियर फोर्स हम कह सकते हैं इसको। वहीं पर एंगुलर फोर्स को हम डिनोट करते हैं टाउ से, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रहा है वही काम एंगुलर मोशन में हमारे पास टॉर्क करता है, टाउ करता है, जो कि उस सिस्टम में मोशन लाने का काम, रोटेशनल मोशन लाने का काम करता है। ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में हमें समझना है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, लीनियर मोशन और हमारे पास लीनियर मोशन हो गया और एंगुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं यहाँ पर, बेसिकली आप इनका ध्यान रख सकते हैं। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे कोई भी एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमता है इसमें, तो इनिशियली वो इस पोजीशन पर था, अब वो यहाँ चला गया तो एंगल थीटा उसने कवर किया, उसकी रेडियस है आर जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पोजीशन से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और उसने कुछ एस आर को कवर किया, एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो वहाँ पर हमारे पास इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू आर थीटा। सिमिलरली जब हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी, मतलब जो वेलोसिटी इस तरह से है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो इस तरह से घूम रहा होगा, हर एक पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में है। ठीक है, लेकिन जब वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी एंगुलर मानेंगे हम, क्योंकि वो एंगल कवर कर रहा है। तो वी टी जो होगा लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नोन एज आर टाइम्स ओमेगा। आर वही है उसका रेडियस, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या है हमारे पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। अगेन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम कई तरीके से मेजर करते हैं। तो एक एक्सेलरेशन होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं लीनियर मोशन में। तो एक्सेलरेशन और अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन था उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है हमारे पास
r टाइम्स अल्फा, r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑल्सो वी हैव सर्टेन अदर रिलेशंस, जैसे हमारे पास एक और रिलेशन होगा, आपको पता है फोर्स और टॉर्क में। तो फोर्स होता है हमारा लीनियर मोशन और टॉर्क हमारे पास होता है एंगुलर मोशन में। तो टाउ इक्वल टू होता है आर इंटू एफ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका वेक्टर फॉर्म भी होता है, तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ वहाँ पर हम लिखते हैं उसको। तो टाउ इक्वल टू, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वैसे आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी या आर पी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर इंटू पी हो जाएगा, और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको लीनियर मोशन और उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम कुछ और बातें यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी को हम डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूलेज बताते रहूँगा। कुछ फॉर्मूलेज में और भी हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको, जैसे आप लीनियर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एंगुलर के साथ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, हाँ, लीनियर मोशन में जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, वैसे ही हम एंगुलर मोशन में पढ़ सकते हैं। जैसे हमें पता है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ये आपने लीनियर मोशन में पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब एंगुलर मोशन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जहाँ पर ओमेगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ऑन सिमिलर बेसिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आप एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, प्लस 2 अल्फा थीटा, ये आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं उसको। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लिखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। और ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टर्म है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, k इक्वल टू होता है, अगर आपने लीनियर मोशन की बात पढ़ी है तो एम वी स्क्वायर। तो मास हमारा लीनियर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एंगुलर मोशन में बात करूँ तो उसी मास को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। तो जो कॉन्सेप्ट मास का हमारे पास लीनियर मोशन में है, उसी मास के कॉन्सेप्ट को एंगुलर मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से समझते हैं, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को हम रोटेशनल मोशन में लिखें तो हो जाएगा हाफ, मास की जगह आ जाएगा आई, और v जो हमारा लीनियर मोशन है उसकी जगह आ जाएगा एंगुलर मोशन, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली और फॉर्मूले भी हमारे पास है, टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। जैसे हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड एफ इक्वल टू एम ए, तो एम हमारे पास क्या हो जाएगा आई, और ए हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा। तो एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो उसको हम एंगुलर मोशन में कैसे लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में भी रिलेशन होता है। तो टॉर्क हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी रिलेशन होता है, एल इक्वल टू आई ओमेगा। और एक कंडीशन आपको ये भी पता होनी चाहिए, वी इक्वल टू आर ओमेगा, हमने पढ़ लिया है, तो ये रोलिंग मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे, इनके बेसिस पर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास,
दैट इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है द इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। मतलब किसी बॉडी में अगर हमें रोटेशनल मोशन लाना है तो हमें कितना फोर्स वहाँ पर लगाना है पड़ता है, दैट इज नोन एज मूवमेंट। जैसे हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं, किसी बॉडी को अगर हमें रोटेशन करना है, रोटेशनल मोशन लाना है उसमें, तो हम वहाँ पर टॉर्क की बात करते हैं। जो तो टॉर्क हमारे पास है एक्चुअली में, वो हमको क्या बताता है, वो हमको रोटेशनल मोशन में हमें किसी बॉडी को कितना रोटेट करना है, कितने फोर्स की ज़रूरत है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लीनियर मोशन मोमेंटम की बात करें और उसमें इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन को देखें तो दैट मीन्स इट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। द मूवमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ लीनियर फोर्स इज नोन एज टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम जनरली कपल ऑफ फोर्स भी कहते हैं। कपल ऑफ फोर्स हो गया, कपल ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये सब किसकी चीज़ें होंगी, ये सब बातें होंगी टॉर्क के लिए, एंगुलर फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये टॉर्क जो है हमारे पास एक्चुअली में कपल ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ध्यान देना है, मूवमेंट ऑफ, जहाँ भी मूवमेंट आ जाएगा, जैसे मूवमेंट ऑफ मास आ गया, सो मूवमेंट ऑफ मास, अगर मूवमेंट ऑफ मास तो हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ मास हमारा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ मास हमारा इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारा, कपल ऑफ फोर्स हमारा टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर गिवन। इसी को अगर हम मीटर में लिखें तो 0.3 मीटर हो जाएगा हमारे पास। इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल टू 3t। तो हमको लीनियर स्पीड दे दी है v इक्वल टू 3t और t किस में है, सेकंड में दिया है, और v हमारा मीटर पर सेकंड में है। इट्स रेडियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी। तो हमें क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। रेडियल एक्सेलरेशन हमें निकालना है व्हेन t इक्वल टू 5 सेकेंड होगा। तो इस पर हमें ये कैलकुलेट करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमें क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करते समय उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब भी किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी अप्लाई होता है। तो जो वहां पर एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन टुवार्ड सेंटर इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो किसी बॉडी में अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर जो लगता है वो उसकी किसकी मदद से लगता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसमें कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। तो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, वेयर v इज लीनियर मोशन, r इज रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल का वो पार्ट है उसका रेडियस, और v हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन a या AC हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। अगर यहाँ पर आप देखो, v की वैल्यू है 3t और r की वैल्यू है 0.3 मीटर। तो 3t का मतलब क्या है, अगर मैं v को देखूं तो 3 इंटू t कितना समय पर निकालना है, 5 सेकेंड्स पर निकालना है। एट 5 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर अपॉन रेडियस, रेडियस हमारे पास 0.3 अगर हम ध्यान दें तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दैट रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 3, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। तो जाएगा 5 15 5 से 75 इंटू 10 750, दैट इज 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होगी दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हम रेडियस की, जब हम
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला किस तरह से हम नोट करेंगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको गिवन क्या है, रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर, दैट इज 0.25 मीटर। ठीक है, अब वहां पर दिया है हमको 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अब ये क्या गिवन है, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो आपको ध्यान देना होगा 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड हमको गिवन है लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो कहीं पर भी आपको एफ से, न्यू से या एन से डिनोट करता हुआ ये नजर आ जाएगा। तो हम इसको एफ से डिनोट कर लेते हैं सिंपली। तो फ्रीक्वेंसी जो है स्मॉल एफ से हमने डिनोट की है। तो अब हम एफ इक्वल टू हमें पता है कितना गिवन है हमको, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। हमको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, मैं आगे नहीं बताया था ये। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है आर ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, और एफ इक्वल टू होता है 1/t, तो 2 पाई बाई टी भी हम इसको लिखते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ पहले ही, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। एक होता है ओमेगा, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू, या एफ लिख लो इसको, हम एफ ही लिख रहे हैं तो 2 पाई एफ। एफ इक्वल टू होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 2 पाई बाई टी। इसका आपको ध्यान देना है। अब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ओमेगा की जगह इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.25 इंटू, अब यहाँ पर अगर आप ओमेगा की वैल्यू रखते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम देखें 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.25, या इसको हम 1/4 लिख सकते हैं इजी वे में। 0.25 को हम 1/4 लिख लें, और 2 2 4 और 4 4 16, तो 16 पाई स्क्वायर। तो 4 की इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 4 4 16, सो हमारे पास हो जाएगा ए इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द फोर्स एफ एंड टॉर्क टाउ हैज लीनियर मोमेंटम p, एंगुलर मोमेंटम l, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोमेंटम रिलेशन इज वैलिड फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन इसमें से वैलिड है। इसको समझने से पहले आपको न्यूटन सेकंड लॉ में जाना होगा। आपको अगर न्यूटन सेकंड लॉ याद होगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है हमको, फोर्स के डेफिनेशन के बारे में बताता है, ना फोर्स के क्वांटिटी के बारे में बताता है कि हम उसको कैसे मेजर करें। तो जो वहाँ पर फोर्स होता है, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, या इसको हम एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट के की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट इज dp/dt भी लिख सकते हैं। तो ये लीनियर मोमेंटम का है। लीनियर मोमेंटम में हम फोर्स को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली जो टॉर्क है टाउ, उसको हम एंगुलर मोमेंटम में क्या लिखते हैं, उसको हम रोटेशन मोशन में क्या लिखते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क। तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप इसमें मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टॉर्क इक्वल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रोटेशनल मोशन में। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ क्लॉक द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी द मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो जो हमारे मिनट हैंड और सेकंड हैंड होते हैं किसी क्लॉक में, उसमें एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है दोनों का। तो पहले तो हमें एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो अभी हमने पहले देखा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, या इसी को हम 2 पाई बाई टी भी बोलते हैं। एफ इक्वल टू 1 बाई टी, सो 2 पाई बाई टी भी ये होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड डब्ल्यू एम से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज 2 पाई अपॉन टाइम। जब एक मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करता है तो वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट करता है, 1 आवर। तो जब एक मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है तो वो 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? सो दैट इज 60 इंटू 60, इतने सेकंड्स होते हैं। सिमिलरली जब हम सेकंड हैंड की बात करते हैं तो सेकंड हैंड हमारा क्या होता है, एक सेकंड हैंड जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है तो 1 मिनट कंप्लीट करता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 60। अब इन दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं। इन दोनों का अगर हम रेशियो लें यहां पर, सो ओमेगा मिनट अपॉन ओमेगा सेकेंड इक्वल टू 2 पाई बाई 60 इंटू 60 अपॉन 2 पाई बाई 60। अब यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 1:60। सो मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो है दैट इज 1:60। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और वहां पर क्या है, जब वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट करेगा तो वहां पर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, या चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ओमेगा डिपेंड करता है, ओमेगा इक्वल टू होता है वी इक्वल टू आर ओमेगा, यह आपको पता है। अब या ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। अब हमारी वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा रेडियस तो कांस्टेंट है ही। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी नहीं स्पीड, तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हमारा ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो हमारा एक्सेलरेशन, उसका डिफरेंशिएशन डी ओमेगा अपॉन डी टी, वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट का, दैट इज 0। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। इस बात का हमें ध्यान देना है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ध्यान देना है, एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। जब हम एंगुलर स्पीड की बात करते हैं, आप सबकी यूनिट एक बार देख लेते हैं। थीटा हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट होती है रेडियन। वैसे एंगल को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट होती है रेडियन, जिसको हम RAD से लिखते हैं। वहीं पर जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसका होता है रेडियन पर सेकेंड। वहीं पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको सारे यूनिट याद होने चाहिए। अब हमको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू दी है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है ओमेगा नॉट में कह लेता हूं इसको, दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। टाइम हमको दिया है 2 सेकेंड्स। हमें कैलकुलेट करना है एंगल कि कितने एंगल उस 2 सेकेंड में कितना एंगल रोटेट हो गया होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो एंगल हमको कैलकुलेट करना है जितने 2 सेकेंड में वो कितना एंगल इस स्पीड और एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल उसने कवर कर लिया होगा इन रेडियन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे अपना इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या कहा था? इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, दैट इज थीटा इक्वल टू यू टी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। वेयर एज ओमेगा नॉट हमको गिवन है, टाइम हमको 2 सेकंड गिवन है, अल्फा हमको गिवन है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर ओमेगा नॉट हमको गिवन है, टाइम हमको गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों हमको ध्यान रखने हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमको दी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है 2, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकंड, टाइम हमको दिया है 2 सेकंड, अब प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की वैल्यू है 2, 2 टू जा 4। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 2, 3 टू जा 6। थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10 रेडियन, ये हो जाएगी हमारे पास 10 रेडियन। अब कभी कभी वो एंगल को डिग्री में भी पूछ सकता है, तो आपको रेडियन और डिग्री में चेंज करना आना चाहिए। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 रेडियन। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 10 रेडियन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब अगर आपको डिग्री और रेडियन में चेंज करना है तो आपको पता होना चाहिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, यार 1 डिग्री इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न फ्रॉम रेस्ट थ्रू 400 रेडियंस इन 10 सेकेंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज। हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, हमको गिवन क्या क्या हम लिख लेते हैं। गिवन हमको है रेडियंस में दिया है, तो हमको थीटा की वैल्यू गिवन है 400, टाइम हमको दिया है 10 सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है हमें। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पर और उसने स्टार्ट कहाँ से किया, रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी हम इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। एस इक्वल टू होता है यू टी ओमेगा टी, या थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी, तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और टी स्क्वायर, तो टी हमारे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हमको दी है 400, तो जो इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 100/2 अल्फा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये 50 हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल होगा, तो 5 8 जा 40, तो 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ मोशन में, वहाँ पर इसको आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इज एक्सियल वेक्टर, स्केलर, पोलर वेक्टर और नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर भी 2 तरह के होते हैं। वेक्टर मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम हमको रोटेशन के बारे में बताता है। तो बेसिकली जब भी कोई क्वांटिटी आपको रोटेशन के बारे में बताएगी और जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा, ऐसे सभी वेक्टर्स को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। मैंने आपको बताया भी था, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है एल है, और पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है, या रोटेशन एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ये ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से घूम रहा है, यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो उसका रोटेशन एक्सिस है ये जो परपेंडिकुलर है, उसका रोटेशन एक्सिस है। इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अब डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसकी रोटेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज अ एक्सियल वेक्टर। इस बात का वो ध्यान देना है, जिसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, दैट वेक्टर इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। दैट वेक्टर इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। बेसिकली वो रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर वेक्टर जैसे हमारा वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये पोलर वेक्टर होते हैं जो लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इस बात का आपको ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम आ रहा है एक्सियल वेक्टर। हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में शायद क्लास नंबर 1-2 में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बात करी थी यूनिट डायमेंशन की, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करी थी, वहाँ पर हमने एक्सियल वेक्टर की बात करी थी। सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए 9 ही क्वेश्चन यहाँ पर हैं। सो कोई कहीं भी क्वेरी रहती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।